चलिए भाई साहब, तो इससे पहले मार्च तक का मार्च अप्रैल मई इस 3 महीने के 6 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। यूटेरिया का जो 15 दिन का वीडियो PDF आता है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग फरवरी और फिर जनवरी का ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने का देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरनेशनल जो ऑनलाइनर होता है वही पूछता है पिछले 4 महीने का डिटेल्स में। इधर जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूछेगा। तो इधर हम लोग देखते हैं फरवरी महीने के करंट को आज ख़त्म करते हैं फरवरी। अभी थोड़ी देर पहले हमने मार्च का वीडियो बना डाला है, तो अभी फरवरी का ख़त्म करेंगे। बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। फास्ट विजन है, आप लोग इसको 2-3 बार देखें तब जाके अच्छी पकड़ होगी। उसके बाद 2-3 बार वीडियो देखें, उसके बाद जाके PDF को पढ़ लें। उसके बाद आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी करंट पे, यूटेरिया के करंट पे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जियाओकांग सीमा रक्षा गांव, तो जियाओकांग सीमा रक्षा गांव। तो हाल ही में चीन ने भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित जियाओकांग सीमावर्ती गांव पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा किसने किया? तो हाल ही में चीन ने जो है भारत के उत्तर और पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित जियाओकांग सीमावर्ती गांव पर कब्जा कर लिया है। चीन 2019 से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गांवों का निर्माण कर रहा है, जो भारत और चीन को अलग करती है। तो जियाओकांग सीमा रक्षा गांव चीन ने 5 साल पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत के सीमाओं पर 628 जियाओकांग या समृद्ध गांवों का निर्माण शुरू किया था, जिसमें LAC के आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। इस गांवों को नागरिक और संभावित सैन्य दोनों कार्यों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जियाओकांग को रणनीतिक रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। संरचनाओं में अधिकतर 2 मंजिलें खड़ी विशाल इमारतें इसमें शामिल है। जियाओकांग सीमा रक्षा गांव पर भारत की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सीमावर्ती गांवों के सभी सुविधाओं से युक्त और पर्यटक आकर्षक आधुनिक गांवों के रूप में विकसित करना है। भारत ने अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए और नई सड़कों, पुलों और हेलीपैड के निर्माण के साथ आगे की कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और तवांग क्षेत्र में गांवों को विशेष रूप से विकास करने के लिए लक्षित किया गया है। इस क्षेत्र में बिहार के रणनीतिक फोकस को उजागर करता है। चीन द्वारा जियाओकांग सीमा रक्षा गांवों पर कब्जा क्षेत्रीय स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। रायसीना डायलॉग 2024। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसका थीम था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और डायलॉग में नीति निर्माण। 6 विषयगत स्तंभों पर विभिन्न प्रारूपों में बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो टेक फ्रंटियर्स, विनियमन और वास्तविकताएं, ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, युद्ध और शांति, शस्त्रागार और विषमताएं, बहुपक्षवाद और उपनिवेशीकरण, संस्थाएं और समावेशन, पोस्ट 2030 एजेंडा, लोक और प्रगति, लोकतंत्र की रक्षा और समाज संप्रभुता। रायसीना डायलॉग तो यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक ध्यान रहे विषयों पर आयोजित होने वाला भारत का एक प्रमुख बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन, जिसकी शुरुआत 2016 में नई दिल्ली में की गई थी। भारत के लिए महत्व तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, विश्व भर में अग्रणी भूमिका निभाने और महत्वपूर्ण योगदान देने की भारत की आकांक्षा को यह दर्शाता है। वैश्विक सहयोग तो दक्षिणी सहयोग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों और क्षमता को प्रदर्शित करने और इसके राजनीतिक और आर्थिक हित को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। सॉफ्ट कूटनीति एक जिम्मेदार और लचीले वैश्विक भागीदारी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। प्रेस सेवा पोर्टल तो भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रेस और पत्रकारिता के पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत शुरू किया गया प्रेस सेवा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भारत के पत्रिकाओं के पंजीकरण और विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके मुख्य बिंदु तो प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 जो है 1 मार्च 2024 को लागू हुआ। प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन हो गया है। प्रेस सेवा पोर्टल कागज रहित प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है, जो तत्काल डाउनलोड के लिए ई-शासन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, QR कोड आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रशासकों को 48 घंटों के भीतर अपने प्रकाशनों के ई-संस्करण अपलोड करने और प्रेस सूचना ब्यूरो को मानसिक रूप से भौतिक प्रतियां जमा करने का आदेश देता है।
प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और इसे अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से पोर्टल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा फेसलेस ऑडिट और निरीक्षण की भी अनुमति देता है। प्रेस सेवा पोर्टल के साथ एक नई वेबसाइट भी है जिससे सभी संबंधित जानकारी और उपयोगकर्ताओं को अनुकूल इंटरफेस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव नतीजे को रद्द कर दिया है। नतीजों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को प्रदत्त व्यापक शक्तियों के इस्तेमाल का प्रयोग किया है। मुख्य बिंदु, तो रिटर्निंग अधिकारी जिसको आरओ बोलते हैं, इनको सुरक्षा कैमरे में 8 मतपत्रों को विरूपित करते हुए पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की निंदा करते हुए लोकतंत्र का मजाक बताया और मतपत्र रिकॉर्ड और सुरक्षा कैमरे में फुटेज को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक समाज में निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। अनुच्छेद 142 क्या है? तो अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है कि या आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित या किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। अगर न्याय की जरूरत पड़े तो वह उसे अधिकार मिलता है कि वह जारी कर सकता है। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला चुनावी लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करता है। यह फैसला राजनेता और चुनावी अधिकारियों के लिए परिणामों में हेरफेर न करने के लिए चेतावनी या घंटी के रूप में कार्य करेगा। सरकार की निरंकुशता तथा चुनावी प्रक्रिया ने नौकरशाही की संदिग्ध भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024, तो हाल ही में 2024 में वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वैश्विक दलहन सम्मेलन जो दाल उत्पादक प्रोसेसर और व्यापारियों की एक वार्षिक बैठक था, इसमें सुझाव दिया गया कि भारत को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दलहन सम्मेलन 2024 की मुख्य विशेषताएं, तो इसमें विगत एक दशक में भारत में दालों के उत्पादन में 60% वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में 171 लाख टन से बढ़कर 24 में 270 लाख टन तक पहुँच गया है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक के रूप में जाना जाता है। भारत का वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान है। हालांकि दुनिया में कुल उत्पादन का 27% उपभोग यह करता है और 14% जो है इसे आयात भी यह कराता है। भारत चना और कई अन्य दलहन फसलों में आत्मनिर्भर हो चुका है। हालांकि अरहर, उड़द दालों के मामले में थोड़ी कमी विद्यमान है। भारत वर्ष 2027 तक दालों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल पल्स इन कन्फेडरेशन GPC यह एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में दाल उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका गठन ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन GPC और इंटरनेशनल स्टार्च इंस्टीट्यूट के विलय के माध्यम से 2016 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय दुबई में। इसका उद्देश्य दालों के हितों की समर्थन करना, ये सब पूछेगा नहीं। महत्व, दाल प्रोटीन, पौष्टिक फाइबर, पोषक तत्व से समृद्ध होता है, ये सब पता है आपको। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा में सुधार करता है। इसके जड़ों, दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु। दालें मिट्टी में कार्बन को सोखने और सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग में संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में अपनी क्षमता के कारण जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित FDI नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निर्धारित उन क्षेत्रों और गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार बना दिया गया है। सैटेलाइट उपक्षेत्र को 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। सैटेलाइट यान, सैटेलाइट और सैटेलाइट घटक। उदारीकृत प्रवेश मार्ग 74% तक ऑटोमेटिक रूट। उपग्रह विनिर्माण एवं संचालन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट। 49% तक ऑटोमेटिक रूट। प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ। अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण। 1000% तक ऑटोमेटिक रूट। उपग्रह ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों में उप प्रणालियों का निर्माण किया गया। महत्व, संशोधित नीति का उद्देश्य निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। प्राइवेट सेक्टर इस बढ़ी हुई सहभागिता से रोजगार सृजन, आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मसात करने के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। प्रस्तावित सुधार उदारीकृत प्रवेश मार्ग निर्धारित करके 3 उपग्रह प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों में FDI के लिए स्पष्टता प्रदान करेगा, जिसमें अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित और रिसीव करने के लिए
स्पेसपोर्ट का निर्माण, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये सब ज़्यादा कचरा दे दिया इस साल ही। इससे देश की कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकृत किए जाने की संभावना है। इससे कंपनियां सरकार में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की विविध प्रोत्साहित करते हुए देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम होगी। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मार्च 2024 को पटना में भारत के पहले एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशिया का एकमात्र डॉल्फिन शोध केंद्र है। इस रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन के साथ अन्य जलीय जीवों पर भी शोध होगा। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर में भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस तथा गंगा नदी के करीब 200 मीटर की दूरी पर यह है। इसका उपयोग गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को सहायता मिलेगा। डॉल्फिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना, जीवन, व्यवहार, उत्तरजीविता, कौशल, भोजन की आदतें, इन सब मृत्यु का कारण, सबको ध्यान देना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई थी। गंगा डॉल्फिन, तो गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लैटानिस्टा गैंगेटिका है। प्लैटानिस्टा गैंगेटिका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। भारत की डॉल्फिन संख्या 3000 है, जिसमें 50% बिहार में पाई जाती है। 2010 में भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया था। 2022 में भारत सरकार ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। IUCN की विलुप्त प्राय श्रेणी में यह शामिल हो चुका है। वर्ष 2019 में देश की नदियां, महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक IP में का 12वां संस्करण US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 12वां संस्करण। भारत 38.64% समग्र स्कोर के साथ 55 देशों में 42वें नंबर पर है बौद्धिक संपदा में, जो 2022 के रूप में अपरिवर्तित है, यानी 22 में और इस बार सेम है। अगर ऑप्शन देगा 22 में 32-33 ऐसे करके तो गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सूची में शीर्ष पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, UK और फ्रांस का स्थान आता है। सूचकांक में विश्व भर के 55 अर्थव्यवस्थाओं के IP ढांचे का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में पाया गया कि विश्व की 20 अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 50 और द्वितीयक संकेतों में 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के IP अधिकारों का मूल्यांकन करता है। यह संकेतक में पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों को लेकर बौद्धिक संपदा यह दिमाग की रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य, डिजाइन, वाणिज्य इत्यादि को। बौद्धिक संपदा अधिकार आविष्कार या निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए अपने आविष्कार या रचना की रक्षा के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करता है। इसकी महत्व, IP सूचकांक उन निर्माताओं के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है जो अधिक मजबूत IP नीति के माध्यम से रचनात्मक और नवाचार, आर्थिक विकास का समर्थन। क्या क्या ये सब दे दी। गगनयान मिशन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। चयनित अंतरिक्ष यात्री के नाम क्या क्या है? तो प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला पूछ सकता है गगनयान के लिए। तो प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला ये सभी भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के पद पर है और उनके पास परीक्षण पायलट के रूप में काम करने का व्यापक अनुभव है। गगनयान मिशन, तो मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशन इसमें शामिल है। गगनयान में गगनयान कार्यकाल में अल्प अवधि के लिए निम्न पृथ्वी कक्षा लियो मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत 9023 करोड़। पहला मानव रहित गगनयान मिशन गगनयान अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू करने वाली है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो ने अपने LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना। गर्भिकी GA2 BRIC THSTI फरीदाबाद और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं की भ्रूण की उम्र सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए एक भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को विकसित किया है। इसकी विशेषता है भारतीय जनसंख्या डेटा का उपयोग करके विकसित और मान्य किया जाने वाला पहली तिमाही GA अनुमान मॉडल है। GA अनुमान मॉडल है। गर्भवती GA2 भ्रूण की उम्र
की सटीक अनुमान लगाता है, जिससे त्रुटि लगभग 3 गुना कम होती है। यह जन्म परिणामों पर उन्नत शोध के लिए एक अंतःविषयक समूह डीबीटी इंडिया पहल कार्यक्रम का हिस्सा है। मॉडल के विकास में उन्नत डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग शामिल है। गर्भवती महिलाओं को उचित देखभाल प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन आयु का सटीक अनुमान महत्वपूर्ण है। यह एंड टू एंड साझेदारी स्वास्थ्य देखभाल वर्कफ्लो में समाधानी के निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। यह डॉक्टरों को बेहतर प्रसव क्वेश्चन आने का चांस घंटा है। वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024। वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक रिपोर्ट नैरोबी में छठा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान प्रस्तुत किया गया। यूएनईपी और ISWA द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में प्रमुख निष्कर्ष और भविष्यवाणियाँ। वर्ष 2050 तक शहरी ठोस कचरा 2.3 बिलियन से बढ़कर 3.8 बिलियन टन होने का अनुमान है। 2050 तक शहरी ठोस कचरा 2.3 बिलियन से बढ़कर 3.8 बिलियन टन। दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी लगभग 2.7 बिलियन लोग मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ और विकासशील क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं तक पहुंच का अभाव है। ग्लोबल साउथ और दुनिया के विकासशील क्षेत्रों के 2.7 बिलियन में से 2 बिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 7 लाख लोग शहरों में रहते हैं। वैश्विक औसत कचरा संग्रह दर 75% है, जिसमें 540 मिलियन टन कचरा नगरपालिका सालाना एकत्रित नहीं कर पाती, जो कुल कचरे का 27% है। अपशिष्ट प्रबंधन। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त तथा अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन का उद्देश्य कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करना और सामग्रियों का पुनर्चक्र और मूल्यवान संसाधनों के रूप में प्राप्त करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है और स्वच्छता ही सेवा है अभियान स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व पर जोर देता है। भारत में सेरोगेसी के नियम में बदलाव। तो भारत में केंद्र सरकार ने सेरोगेसी प्रक्रियाओं से जुड़ी चिंताओं और जटिलताओं को संबोधित करते हुए सेरोगेसी नियम 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया, यानी चिकित्सीय जटिलताओं वाले विवाहित जोड़ों को सेरोगेसी के लिए दाता युग्मक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किया गया है। इच्छुक दंपति में से किसी एक को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नवीनतम संशोधन। पिछले नियम के विपरीत दोनों युग्मकों को आवश्यक रूप से इच्छुक जोड़े से आने की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम संसाधन चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित के रूप में प्रमाणित जोड़े के लिए युग्मकों की उत्पत्ति लचीलेपन की अनुमति देता है। पृष्ठभूमि। मार्च 2023 सारगेसी नियमों में संशोधन किया गया। दाता अंडे का उपयोग इच्छुक जोड़ी के गर्भकालीन सारगेसी के लिए नहीं किया जा सकता। वर्ष 2023 में संशोधन को मेयर रोकिटांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सारगेसी अधिनियम के कुछ प्रावधान। जैसे सारगेसी की परिभाषा। सारगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहां महिला, जिसे सैरोगेट मदर यानी जननी के रूप में जाना जाता है, किसी अन्य व्यक्ति या दंपति के लिए बच्चे को पोषण और प्रसव हेतु सहमत होती है और जन्म के बाद बच्चे को इच्छुक जोड़े को सौंप दिया जाता है। यही है सारगेसी। यह अधिनियम वाणिज्यिक और सारगेसी पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। बिक्री या शोषण के प्रयोजन सहित वाणिज्यिक सरोगेसी प्रतिबंधित है, जिसमें 10 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना गंभीर दंड लगाए जाते हैं। इच्छित दंपति कम से कम 5 वर्ष तक कानूनी रूप से विवाहित पुरुष और महिलाएं होनी चाहिए। पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष तथा महिला की आयु 25 से 50 के बीच होनी चाहिए। चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र जरूरी है। नए नियमों का महत्व। तो नए संशोधनों कानूनों में बांझपन की समस्या से जूझ रहे दंपतियों को राहत मिल सकेगा। सारगेसी संशोधन नियम 2024 विधवा तलाकशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होता है। ये नियम सैरोगेट संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यापकता प्रदान करती है। संशोधित कानून चिकित्सा संबंधी विचारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। भारत में सारगेसी संबंधी चुनौतियाँ। सारगेसी प्रथा सैरोगेट माँ के मौलिक अधिकारों को नष्ट कर देती है, जबकि सैरोगेट माँ को बहुत कम राशि मिलती है। डॉक्टर और अन्य पेशेवर भारी मुनाफा कमाते हैं। सारगेसी गरीब महिलाओं के जीवन को संकटपूर्ण बना देता है, विशेषकर जो महिलाएं जीविकोपार्जन के लिए अपनी कोख सैरोगेट दंपति को किराए पर देती है। एक सैरोगेट माँ मौजूदा कानूनी चिकित्सा प्रक्रिया में शामिल जोखिमों से अनुभज्ञ है
अनभिज्ञ हैं। सरगैसी विनियम अधिनियम संशोधन अधिनियम 2024 चिकित्सा समस्याओं का सामना करने वाले दंपतियों के लिए सरगैसी को और अधिक उपलब्ध कराने के लिए बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों के मध्य वित्तीय हस्तांतरण। हाल ही में विपक्ष शासित राज्यों विशेष रूप से दक्षिणी भारत के राज्यों में वित्तीय हस्तांतरण योजना निष्पक्षता के बारे में चिंता व्यक्त हुई है। सबने अपना तर्क प्रस्तुत किया। संग्रह में उनके योगदान की तुलना में उन्हें राजस्व प्राप्ति का आनुपातिक हिस्सा कम प्राप्त हो रहा है। तो भारत में कर हस्तांतरण, तो वित्तीय हस्तांतरण भारत में राजकोषीय संघवाद का आधार है, जो विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और संसाधनों के समान वितरण के सिद्धांतों को समाहित करता है। संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के मध्य शुद्ध कर आय वितरण की रूपरेखा स्पष्ट करती है। अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच आय का बंटवारा, ये क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र बीपीएससी हमेशा से एक 13 अनुच्छेद पूछता है। केंद्र और राज्यों के मध्य साझा करने के लिए पात्र करों और निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत वस्तु और सेवा कर का केंद्र का हिस्सा शामिल है। राजस्व का उपरोक्त विभाजन वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, जिसका गठन अनुच्छेद 280 में होता है, उनके शर्तों के अनुसार प्रत्येक 5 साल में किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति। करों के आवंटन का आधार क्या है? तो लंबवत विचलन। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को विभाज्य पूल का 41% हिस्सा मिलता है। क्षैतिज हस्तांतरण, तो विभिन्न मानदंडों के आधार पर जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय को 45% और जनसंख्या और क्षेत्र में 15%, वन पारिस्थितिकी को 10%, कर और वित्तीय प्रयासों को 2.5% का महत्व देने का सुझाव 15वें वित्त आयोग ने दिया है। आय से दूरी, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के सापेक्ष राज्य की आय को दर्शाता है। जनसंख्या, 15वें वित्त आयोग 11 की जनगणना पर विचार किया। वन और पारिस्थितिकी, कुल वन क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में घने जंगल की हिस्सेदारी पर विचार किया। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए राज्य को पुरस्कार पर विचार करती है। कर के प्रयास, उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को अधिक हिस्सेदारी पुरस्कृत किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य धन आवंटन से संबंधित चिंता है, तो उपकर और अधिभार बहिष्कार। केंद्र की सकल प्राप्तियों का लगभग 23% उपकर और अधिभार से आता है। हालांकि यह विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है, जिसके कारण राजस्व बंटवारे में असमानताएं पैदा होती है। राज्य योगदान में भिन्नता, प्रत्येक राज्य को केंद्रीय करों में योगदान करने वाले प्रत्येक रुपये के लिए मिलने वाली राशि में भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ राज्यों को केंद्रीय करों में दिए जाने वाले प्रत्येक रुपये के लिए 1 रुपये से भी कम मिलता है। दक्षिणी राज्यों के लिए कम हिस्सेदारी, विगत कुछ वित्तीय वर्षों में दक्षिण राज्यों के लिए करों के विभाज्य पूल में प्रतिशत हिस्सेदारी कम हो रही है, जिसके कारण उनके वित्तीय स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान ढांचा, अधिक आबादी और आर्थिक ताकत वाले राज्यों के पक्ष में छोटे संसाधन बाधित राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया जाता है। भारत की फिलिस्तीन नीति में परिवर्तन की निरंतरता, ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन मुद्दे का दृढ़ समर्थक रहा है भारत। पिछले 3 दशकों में इजरायल के साथ भारत का संबंध मजबूत हुआ है। हालांकि दिल्ली ने फिलिस्तीन के प्रति अपनी नई साझेदारी और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा है। पृष्ठभूमि, 1947 में भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे का पुरजोर समर्थन किया और फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ भारत ने मतदान किया था। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनियों के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। 1950 में भारत ने इजरायल को मान्यता दी, किंतु पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया। 1992 में भारत इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। 2003 में भारत ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का मसौदा प्रस्ताव को स्वप्रायोजित किया और इसके पक्ष में मतदान किया। इजरायल के साथ बढ़ते संबंधों के बावजूद भारत ने द्वि राष्ट्र समाधान और पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक संप्रभु फिलिस्तीन राज्य का समर्थन जारी रखा है। विगत 10 वर्षों में भारत सरकार इजरायल के साथ अपने जुड़ाव में अधिक सार्वजनिक रही। फिलिस्तीन का समर्थन भारत के लिए महत्व, तो नैतिक एवं ऐतिहासिक प्रतिबद्धता। फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध भारत का ऐतिहासिक रुख और फिलिस्तीन राज्य के लिए समर्थन उपनिवेशवाद के विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक दक्षिण की आवाज़, भारत का उद्देश्य ग्लोबल साउथ में अग्रणी बनना और वैश्विक दक्षिण देशों द्वारा इजरायल के कार्यों को कड़ा विरोध किया जाना है। जैसे दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों ने इजरायल के खिलाफ रुख अपनाया है। ऐसे में भारत फिलिस्तीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मानवीय संकट, गाजा में वर्तमान संघर्ष में 30,000 से अधिक मौतें हुई हैं। गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है। यह एक बहुत बड़े मानवीय संकट को प्रदर्शित करता है। फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थक मानवाधिकार और नागरिकों के जीवन के प्रति उसकी चिंता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संतुलन पर आधारित है। फिलिस्तीन का सहयोग करना भारत की वैश्विक सहयोग की नीति को प्रदर्शित करता है। भारत की वर्तमान नीति, भारत फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों की निंदा किया और गोलान हाइट्स पर इजरायल के कब्जे पर चिंता व्यक्त करके मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया, जो फिलिस्तीन की पुष्टि करने वाले प्रस्तावों का समर्थन करती है।
रक्षा और व्यापार में इजरायल के साथ बढ़ते संबंधों के बावजूद भारत रणनीतिक रूप से इजरायल के साथ जुड़ते हुए फिलिस्तीनी राज्यों के समर्थन बनाए रखता है। भारत द्वि राष्ट्र का समाधान का समर्थन जारी रखना चाहिए। द्वि राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए हिंसा को समाप्त करना और बातचीत को बढ़ावा देना, बस्तियों को निंदा करना और फिलिस्तीन आत्मनिर्णय को कायम करना आवश्यक है। दुर्लभ बीमारियों के खिलाफ भारत की लड़ाई प्रतिवर्ष फरवरी के आखिरी दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुर्लभ चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ावा है। हाल ही में 19 वर्षीय बाल अभिनेत्री सुहानी भटनागर की डर्मेटोमायोसिटिस नामक एक दुर्लभ बीमारी के कारण दुखद मौत हुई, जिससे दुर्लभ बीमारी की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया। दुर्लभ बीमारी तो WHO के अनुसार एक दुर्लभ बीमारी एक दुर्बल आजीवन बीमारी या विकार है जिसका प्रचलन प्रति 10,000 जनसंख्या पर 10 या उससे कम ही है। इस अनुवांशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग और अपक्षयी रोग शामिल है। विश्व में 7,000 से अधिक ज्ञात बीमारियों में से केवल 5% का ही इलाज जो है संभव है। वैश्विक दुर्लभ बीमारी की घटनाओं में से 1/3 भारत में होती है। भारत में लगभग 50 से 100 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारी और विकारों से प्रभावित है, जिसमें 75% से अधिक बच्चे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 7,000 ज्ञात दुर्लभ बीमारियां हैं, जिनमें अनुमानित 300 मिलियन मरीज है और इसमें 70 मिलियन भारत में है। 17 मिलियन मतलब 7 करोड़। भारत में दुर्लभ बीमारी से संबंधित चुनौती तो परिभाषा का अभाव। देश में दुर्लभ बीमारी के लिए कोई मानक परिभाषा नहीं है। सीमित उपचार विकल्प। भारत में पहचानी गई दुर्लभ बीमारियों में से केवल 50% से कम का ही इलाज संभव है। देर से निदान। दुर्लभ बीमारी के रोगियों के लिए उनकी स्थितियों की पहचान करने में औसतन 7 साल लग जाते हैं और इन लक्षणों की अनभिज्ञता दुर्लभ बीमारियों की गंभीरता की जटिलता को और बढ़ा देता है। सीमित फंडिंग। पुरानी दुर्लभ बीमारियों के लिए आम तौर पर आजीवन प्रबंधन और उपचार की आवश्यकता होती है। ज्ञान की कमी। दुर्लभ बीमारी को क्षेत्र जटिल, विषम और निरंतर विकसित होने वाला वैज्ञानिक और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी से ग्रस्त है। भारत में पहल। दुर्लभ बीमारी के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 में भारत ने 2017 में दुर्लभ बीमारी के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय नीति को तैयार किया और कवरेज का उद्देश्य असामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इसमें राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत विश्लेषण और उपचार को निवेशित का भी निवेश शामिल है। दुर्लभ बीमारी में राष्ट्रीय नीति 2021 तैयार की गई। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार और देखभाल के लिए सुविधाएं प्रदान करते हुए 9 उत्कृष्टता केंद्र अधिसूचित किए गए। राज्यसभा चुनाव में रेड क्रॉस वोटिंग और दल बदल विरोधी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की घटनाएं देखने को मिली, जिसमें एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों को उनके विधानसभा निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के लिए मतदान की आवश्यकता तभी होगी जब उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी। वर्ष 1998 तक राज्यसभा चुनाव के नतीजे आमतौर पर पहले से तय निष्कर्ष होते थे। कानूनी प्रावधान। जून 1998 महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी। 2003 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करा के राज्यसभा चुनावों के लिए ओपन बैलेट वोटिंग की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्रॉस वोटिंग पर अंकुश लगाना था। अधिनियम की धारा 59 को यह निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया कि राज्यसभा चुनावों के लिए खुले मतपत्र का उपयोग किया जाए। राजनीतिक दल विधायकों से उपेक्षा की जाती है कि वे अपने मतपत्र पार्टी के नामित प्रतिनिधि को प्रस्तुत करें। 10वीं अनुसूची। वर्ष 1985 में दल बदल विरोधी कानून पेश की गई। राजीव गांधी की सरकार थी। यह अनुसूची उन विधायकों को अयोग्य घोषित करती थी जो स्वेच्छा से पार्टी या सदस्यता को छोड़कर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करते हैं। हालांकि यह राज्यसभा चुनाव पर लागू नहीं होता है। न्यायालय के फैसले। कुलदीप नायर बनाम भारत संघ 2006 में इस बात में खुले मतदान प्रणाली को बरकरार रखा और यह स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करने की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य नहीं होगा। क्रॉस वोटिंग निहितार्थ। बार बार क्रॉस वोटिंग किसी पार्टी के अंदर विभाजन का संकेत देती है, जिससे कि दल विभाजन एवं कमजोर हो जाता है। क्रॉस वोटिंग करीबी मुकाबले वाले चुनावों में परिणाम में परिवर्तन ला सकती है। क्रॉस वोटिंग जवाबदेही। लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर व्यक्तिगत लाभ या दलगत राजनीति को प्राथमिकता देता है। क्रॉस वोटिंग निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच स्वतंत्रता का संकेत दे सकती है। इससे अधिक सूक्ष्म निर्णय लेने और प्रतिनिधि को बढ़ावा मिल सकता है। विधायी निकायों में क्रॉस वोटिंग से कानून बनाने की प्रक्रिया में अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, जिससे कि विधायकों को पारित होने और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन पर असर पड़ सकता है। आगे की राह। कानूनी प्रावधान मजबूत करने के लिए उन खामियों को दूर किया जा सकता है जो क्रॉस वोटिंग को सक्षम बनाती है। राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के बीच अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए
आंतरिक तंत्र प्रणाली सब मेंस का यहाँ पे कहा दे दिया है भाई। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता, स्वतः संज्ञान, जनहित याचिका और अयोग्यता फैसले के खिलाफ अपील माध्यम से क्रॉस वोटिंग के मुद्दों को संबोधित करने की आशा प्रदान करती है। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। हाल ही में WHO ने भारत के साथ मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH की शुरुआत की। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान रेखांकित 3 प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित नेटवर्क है जिसका उद्देश्य मजबूत सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से देश के नेतृत्व को बढ़ाना और संरेखित करना है। यह डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020 से 25 के कार्यान्वयन में सुविधाजनक बनाने के लिए एक वाहक के रूप में काम करेगा। इस पहल के उद्देश्य तो देश की ज़रूरतों पर नज़र रखने वाला देश संसाधन पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स और आयोजन और ज्ञान का आदान प्रदान। GIDH तीन प्रकार के देशों की सहायता करेगा। किनकी उनकी ज़रूरतों को सुनकर विखंडन और ओवरलैप से बचने के लिए संसाधनों को संरक्षित करके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करके। इस पहल से सार्वभौमिक स्वास्थ्य अभिसरण में सहायता तथा स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार दिखेगी। यह पहल दोहराव को रोकने के लिए संसाधनों के समन्वय करने और गुणवत्ता आश्वासन वाले उत्पादों की पेशकश करके उनकी मदद करेगा। मिशन एस्पाइट्स। हाल ही में यूरोपियन संघ ने लाल सागर और उसके आसपास के जल क्षेत्र में हाथी हमलों से मालवाहक जहाज़ों की रक्षा के लिए एस्पाइट्स मिशन नौसैनिक मिशन को शुरू किया। मिशन एस्पाइट्स जो है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास जल क्षेत्र में यूरोपीय युद्धपोतों को हवाई पूर्व चेतावनी की प्रणाली भेजेगा। 1 साल के लिए ये योजना है और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना है। उस व्यापार में आने वाले व्यवधान को रोकना है। मिशन की आवश्यकता क्यों? तो ईरान समर्थित हाथी जो युद्धग्रस्त यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रित रखते हैं, नवंबर 2023 में लाल सागर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को बाधित करते हैं। ईरान समर्थक हौथी है। हौथी जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया, जिससे ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य उत्पाद और विनिर्माण वस्तुओं सहित वस्तुओं को परिवहन बाधित करता है। लुटेरा डकैती सब होता है। समुद्री लुटेरा जिसको बोलते हैं, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच हिंद महासागर का एक अर्ध संलग्न है। यह अदन की खाड़ी और बाब अल मंदेब की संकरी जल संधि के माध्यम से दक्षिण अरब और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती देश कौन कौन है? तो मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, यमन है। मैप में जाकर देखिए एटलस में। समुद्री लुटेरा डकैती। हाल में तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉटन कैंडी, तमिलनाडु सरकार कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध। यह पाया गया है कि इससे बनने वाले जहरीले रसायन में रोडामाइन बी का इस्तेमाल होता है। तो रोडामाइन बी क्या है? रोडामाइन बी को समझे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यह एक जल में घुलनशील रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर रंगाई के लिए किया जाता है। रोडामाइन बी मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला है। इसके नियमित सेवन से मस्तिष्क क्षति सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे पहले पुडुचेरी ने कॉटन कैंडी के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था और इसके उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया था। इसमें रोडामाइन बी के तत्वों की मौजूदगी के कारण ऐसा। मराठा आरक्षण विधेयक 2024। महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण 2024 सर्वसम्मति से पारित किया, जिसका उद्देश्य नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मराठों को 10% आरक्षण निर्धारित करना है। पृष्ठभूमि: मराठों की स्थिति निर्धारित करने के लिए 2023 में एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सुनील सुकड़े थे। सुकड़े आयोग के अनुसार राज्य में मराठों की आबादी 28%, जबकि उनमें से 84% उन्नत नहीं है। तो इतने बड़े पिछड़े समुदाय को ओबीसी वर्ग में नहीं जोड़ा जा सकता। मुख्य बिंदु: यह मसौदा महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें मराठों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा से ऊपर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र का कुल आरक्षण 62% तक पहुँच गया है। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(a)(3) के तहत मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में निर्दिष्ट करता है। ओबीसी समुदाय के लिए चिंता: तो ओबीसी समुदाय को यह आशंका है कि मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने से वर्तमान लाभार्थियों के लिए उपलब्ध के अवसर में कमी हो सकती है।
पिछली कानून चुनौतियों और असफलताओं के कारण नए विधेयक की न्यायिक जांच में टिक पाने की क्षमता पर संदेह है। तत्कालीन लाभ यह आरक्षण मराठा समुदाय के लिए तत्कालीन चिंताओं का समाधान करता है, किंतु दीर्घकालिक लाभ के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। निसार मिशन, तो निसार नासा इसरो का यह 2024 में लॉन्च करने की उम्मीद है। मध्य 24 में निसार नासा इसरो के बीच संयुक्त उपग्रह है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसरो और नासा का संयुक्त विकसित सैटेलाइट है। निसार उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक प्रक्रियाओं और परिवर्तन को निगरानी करना है। पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से निगरानी करना। निसार विकास के लिए साझेदारी समझौते नासा और इसरो के बीच 2014 में हस्ताक्षर हुआ था। इसमें एल और एस डुअल सिंधे ये सब नहीं पूछेगा। दूसरों के योगदान के लिए बेसन, यह उपग्रह 39 फुट लंबे। पृथ्वी अवलोकन, निसार उपग्रह पृथ्वी की सतह पर विस्तृत अवलोकन प्रदान करेगा, जिससे भूमि निरूपण और पारिस्थितिकी ध्यान रखें, भूमि निरूपण और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन की निगरानी में सुविधा प्राप्त होगी। आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। प्राकृतिक आपदा, भूमि निरूपण, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, इन सब पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि, तो कृषि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी में मदद मिल सकेगी। इन सब चीज़ों के लिए यह निसार। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, इक्विटी एंड इक्वेलिटी के लिए लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। गठबंधन का उद्देश्य महिलाओं और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उद्यम के क्षेत्र में वैश्विक अच्छी प्रथाओं और ज्ञान साझाकरण और निवेश के लिए एक साथ लाना है। यह कई सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जिसमें SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समलैंगिक समानता और सशक्तिकरण, विकास के लिए वैश्विक भागीदारी आदि है। इस गठबंधन के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन समर्थन करता है। CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रूप में संस्थागत भागीदार के रूप में संचालित किया गया। लोगों के अक्षर ई समानता और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों के अक्षर में ई जो है वह समानता और न्याय का, ई जो है वह समानता और न्याय का, इक्वलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। समांतर स्ट्रोक सरकारों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा सामूहिक कार्रवाई को दर्शाता है, जो महिलाओं के वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। भारत में वर्तमान में परिदृश्य, श्रम बल भागीदारी वृद्धि। भारत की महिला श्रम बल भागीदारी 17-18 से 22-23 में 23 से 37% हुई है। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 28% की वृद्धि हुई है। भारत में ग्रामीण 83 लाख स्वयं सहायता समूह में 9 करोड़ से अधिक महिलाएं भागीदारी बनी हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो ऊर्जा और संसाधन संस्था TERI ने वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम का 23वां संस्करण विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति ने किया। सतत विकास और जलवायु न्याय के नेतृत्व इसका विषय था। सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो यह वार्षिक प्रमुख हितधारक सम्मेलन था। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा 2001 में इसे स्थापित किया गया था। जिसे शुरू में दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। यह कार्यक्रम बाद में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के रूप में धीरे धीरे विकसित हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विविध हितधारकों के एक साथ लाकर सतत विकास के सभी पहलुओं पर ज्ञान के आदान प्रदान के लिए सुविधाजनक बनाता है। यह सतत विकास और पर्यावरण पर वैश्विक दक्षिण में आयोजित एकमात्र स्वतंत्र रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। WSDS विश्व के सर्वाधिक प्रबुद्ध नेताओं और विचारों को एक मंच एकत्रित करने और वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है। क्या इस सबसे पीटी में क्वेश्चन देगा। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम योजना कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों में युवाओं और छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। इसरो ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा युवाओं को जोड़ो उद्देश्य के साथ तैयार किया था। 2 सप्ताह तक कक्षा के प्रशिक्षण, प्रयोगों और व्यवहारिक प्रदर्शन, कैनसेट रोबोटिक किट और दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मॉडल रॉकेटरी पर बातचीत के क्षेत्र दौरे की परिकल्पना की गई।
छात्रों ने भौगोलिक स्थान के आधार पर 5 बेंचों में विभाजित किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, UR राव उपग्रह केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन उपग्रह संवेदन केंद्र, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान प्रशिक्षण। यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र दूसरों युवा वैज्ञानिकों कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। युविका की परिकल्पना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता देते हुए युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम में अधिकारिक विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, गणित आधारित अनुसंधान कैरियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम की आधारशिला रखी गई। कल्की धाम उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इंपॉर्टेंट। कल्की धाम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। मंदिर में 10 गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। कल्की धाम मंदिर का निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया गया। विकास भी और विरासत भी। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने विगत रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया। 2023 में भारत 84वें पर था, अभी 85वें पर आ गया है। भारतीय बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि इस बार यह 62 देशों की यात्रा कर सकेंगे। हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम के आकार वाले दुनिया के पहले मंदिर का आश्रम का उद्घाटन किया गया। पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन। तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव पारित। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा। बिहार, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया, जो T50 के नाम से जानी जाती है। उधमपुर बारामूला रेल लिंक T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। T50 का निर्माण 2010 के आसपास हुआ था। इसके निर्माण में 14 वर्ष लग गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया। क्या है अनुच्छेद 142? तो अभी चर्चा हुई थी। 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। यानी न्याय की जब आवश्यकता पड़ती है तो यह उपयोग कर सकता है। अनुच्छेद 142 ना। हाँ, हाल ही में इसरो 142 याद रखिएगा, एक टेढ़ा क्वेश्चन BPSC का रहता है। 142 अभी 270 बताया था। 270 क्या और 280 तो सब जानते हैं। हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन C20 क्रायोजेनिक्स इंजन मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष अंतरिम परीक्षणों में सफल साबित हुआ है। क्या है गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो 2025 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। उड़ीसा के संबलपुर में देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। स्काई डेक बेंगलुरु में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री बैगलेस स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के भारत में सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। 978 करोड़ की लागत में बना यह ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। ओखा मेनलैंड से बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। भारत और जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत की। भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने फरवरी 2024 तक 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 2 मशहूर मिठाई लौंग लता और लाल पेड़ा को GI टैग मिला। इंपॉर्टेंट। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी को दिल्ली में। इंडस एक्स इंडिया US डिफेंस एसिलेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स के नाम से जाना जाता है,
रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रयास है। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका राज्य की यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशानिर्देश को लॉन्च किया। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने शुरू की। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? तो कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, किफायती ऋण और कौशल प्रशिक्षण तथा आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना है। 13,000 करोड़ रुपए की बजट के साथ यह योजना 18 व्यवसायों को कवर करती है। उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हरित नौका पहल के तहत केरल से कोच्चि हार्बर में देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस जहाज़ का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड द्वारा किया गया था। सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। दूसरा लोकपाल याद रहना चाहिए। लोकपाल के बारे में तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एक विधिक संस्था है। इसका उद्देश्य लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करना है। संगठक एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई। तो वही 4 नाम ग्रुप कैप्टन थे। कौन? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्ण और शुभांशु शुक्ला। क्या है गगनयान मिशन? तो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसके तहत चालक दल के 3 सदस्यों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग, शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मेरा पहला वोट देश का अभियान शुरू किया गया। निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए NEP 2020 तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया। तो स्वयं प्लस यह व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने और कौशल उन्नयन के लिए करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। तो 5 नया एम्स कहाँ खुला है? तो गुजरात के राजकोट में, पंजाब के भटिंडा में, यूपी के रायबरेली में, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में और आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में। हाल में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य, इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य कहाँ? उज्जैनी, मध्य प्रदेश में यह उद्घाटन किया गया वर्चुअली रूप से। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर है। तो जंतर मंतर में 85 फीट ऊंचे टावर पर इसको स्थापित किया गया है वर्चुअली। इसको मोदी जी ने उद्घाटन इसका किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की द्वारा की घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बना। इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट को जारी किया, जिसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3907 है। राज्य स्तरीय वितरण तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 1-2 क्रम, मतलब फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटक तेंदुओं की संख्या में है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तमिलनाडु। तेंदुए के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व जो है सरिस्का। 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम तट पर आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। 5 करोड़। क्या है ABPMJY? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा है। फरवरी 2018 में यह रांची झारखंड से शुरू हुई थी और यह 5 लाख रुपया परिवार में देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। सिंदरी में प्रधानमंत्री ने 2018 में इस उर्वरक संयंत्र की आधारशिला यानी शिलान्यास किया था। केंद्र सरकार द्वारा भारत और म्यांमार के बीच
फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने के लिए तथा सीमा पर बार लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक की मैनहोल सफाई रोबोट होमोस्पेस एटम विकसित किया गया, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद करेगा। होमोसेप एटम IIT मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप सोलिनास द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, अभी तक सिक्किम में रेलवे लाइन और स्टेशन नहीं था, तो रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई, सिक्किम के रंगपो में। इंपॉर्टेंट, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुफ्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 150 करोड़ के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2027-28 के लिए स्थापना को मंजूरी दी, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुदेशीय बहुएजेंसी गठबंधन है जो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता सहित बिल्ली के 7 प्रजातियों का रक्षण करेगा, उसका संरक्षण करेगा। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देश, संरक्षक, भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों आदि में एकजुटता करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फ़ोन को सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध USB पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आग्रह किया। तो ये जूस जैकिंग क्या है? तो जूस जैकिंग जो है साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स जो है पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर उनके मेलवेयर और हार्डवेयर में संशोधन कर उनके पोर्ट से जुड़े उपकरणों को गोपनीय डाटा को चुरा सकता है। ध्यान रखें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थित भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट का आधारशिला रखा गया। 950 करोड़ रुपये की लागत से बना महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। उड़ीसा के चांदी, तारकासी और त्रिपुरा के आदिवासी पहनावा रीसा को GI टैग दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 24 का उद्घाटन किया गया। PM 5F विजन यानी कि फाइबर, फैब्रिक, फॉरेन और फैशन फोकस की प्रेरणा लेते हुए भारत टेक्स 2024 कपड़ा मूल्य श्रृंखला पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है BPSC में, हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बना है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों के बच्चे को गोद लेने की अनुमति भी देता है और विवाहित भागीदारों को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्रदान करता है। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में, तो लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देख ले तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके 6 अंगों में से संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 26 जून 1995 को स्थापित, नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रही उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ को पार्टी। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया गया। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों की सक्रिय 19 देशों के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोजन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक भावना तथा समर्पण को रेखांकित करता है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना। कौन? माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग के द्वारा हुई थी, जिसका मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम है। 2030 तक इसका उद्देश्य 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्ति करना है। माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी वेलेटा है। माल्टा की राजधानी वेलेटा है, यह यूरोपीय देश है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। विश्व के अन्य शीर्ष लोकप्रिय नेता में एंद्रेस मैनुएल लोपेज मैक्सिको के राष्ट्रपति और एलेन बर्सेट स्विट्जरलैंड के राजनीतिज्ञ। हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रच दिया है। चांद पर उतरने वाला इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस है। इंटुएटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है। हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव, दोस्ती का 16वां संस्करण, क्या 16वां मालदीव में त्रिपक्षीय है यह नौसैनिक अभ्यास। इस अभ्यास में मालदीव के साथ श्रीलंका और भारत शामिल है। दोस्ती ड्रिल 1991 में मालदीव के तटरक्षकों और द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। श्रीलंका 2012 में इसमें शामिल किया गया। श्रीलंका को 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। यूरोपियन यूनियन ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों को ईरानी समर्पित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन
स्पाइट्स को शुरू किया, इंपॉर्टेंट है। मिशन स्पाइट्स हैती में समुद्री डाकू से बचाने के लिए जहाज को। जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में मेजबानी की गई। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई और इसे भविष्य का निवेश बताया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को लोकतांत्रिकरण करना है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी, UAE के अबू धाबी में इंपॉर्टेंट है। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकायों के रूप में कार्य करता है। आयोजन इसका प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में महत्वपूर्ण तो वैश्विक व्यापार का नियमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय। हाल ही में अर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाली सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जो है जारी किया गया। इस संस्करण में शीर्ष देश में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम फ्रांस 1, 2, 3 पर है। भारत 38.64 समग्र स्कोर के साथ 55 अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान। अभी ऊपर इसकी चर्चा हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस के अलगेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया। वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। तो भारत टेक्स का आयोजन कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली। ध्यान रखें। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बना। क्या है पारिस्थितिकी हत्या और या इकोसाइड? तो इकोसाइड को ऐसे गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस ज्ञान के साथ किए गए उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है। हाल ही में हंगरी की सांसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के प्रस्ताव को पुष्टि करने के लिए मतदान किया। नाटो का 32वां देश स्वीडन बना, 31वां फिनलैंड। क्या है नाटो? तो जानते हैं नाटो के बारे में आप सभी लोग। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे कम प्रजनन वाला देश बना। दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट, याद रखें। 2022 में भी दक्षिण कोरिया में प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या 0.78 थी, जो 2023 में 0.72 रही। बायो एशिया 2024 में एशिया के प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच के 21वें संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद में भारत में आयोजित किया गया। तो बायो एशिया 2024 का आयोजन का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? मध्य हैदराबाद, भारत में। शिखर सम्मेलन का विषय डेटा और AI के साथ जीवन के विज्ञान को बदलना। तो बायो एशिया 2024 का 21वें संस्करण का आयोजन मध्य हैदराबाद में हुआ, यह भारत में ही है। हाल ही में बिहार के भोजपुरी से संबंध रखने वाले अमिताभ यश को यूपी के ADG नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के पुलिस द्वारा बिहार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा शुरू की गई। इस मिशन के तहत नागरिक पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र और प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जदयू नेता नरेंद्र नारायण यादव को हाल ही में बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री यादव महेश्वरी हजारी के इस्तीफे से खाली हुए पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के कक्ष में स्वर्गीय केदार पांडे के भाषणों के अंश सदन संस्मरण पुस्तक का विमोचन किया गया। रोहतास के जिले के ग्लूकोनाइट की हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई। ग्लूकोनाइट का संबंध पोटेशियम से होता है। ग्लूकोनाइट पोटेशियम है और उर्वरकों में पोटेशियम का एक सामान्य स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में उपयोगी है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राजद नेता राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में चयनित किया गया है। विधान परिषद सुनील कुमार सिंह को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। हरिद्वार के हरपौड़ी की तर्ज पर विकसित बेगूसराय के सिमरिया धाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया। प्राचीन काल में ही कुंभ और कल्पवास स्थल होने के कारण यह प्रमुख धार्मिक तथा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। सिमरिया धाम
हाल ही में बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित 67वां नेशनल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो गांधी मैदान पटना में नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित राशि को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया। कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा जो था वह 14% था। 39,000 करोड़ और 14%। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में समाहित करने के लिए 2008-9 से ही जेंडर बजट को लाया जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए बजट लाया जाता है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मुख्य पुरस्कार के लिए बिहार के 5 कलाकारों का चयन किया गया है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले 5 कलाकार गायक में भरत शर्मा व्यास, मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री प्रेमलता मिश्रा और लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन और सीताराम सिंह और साथ में आसिफ अली हैदर। बिहार के जहानाबाद के अमन मेहता 102 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं जहानाबाद के मोनिका शर्मा 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। हाल ही में बिहार राजनीतिक पार्टी रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के नाम से जाना जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा करी है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ यादगार डेब्यू कर चर्चा में आकाशद्वीप का संबंध बिहार के सासाराम रहा था। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा हाल ही में महात्मा गांधी और उनके 2 प्रमुख शिष्य अश्विनी सारीपुत्र और अर्हित मैदलायापन के पवित्र अस्थि को थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन को सौंप दिया। तो दिवस और थीम तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, अंतराल पाटना और गठबंधन बनाना। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो बहुभाषी शिक्षा सीखने के लिए अंतर पीढ़ी का शिक्षा का एक स्तंभ। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस, जिसका विषय था एक सतत विकास का निर्माण और SDG को प्राप्त करने में NGO की भूमिका। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसका विषय था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस था। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस था। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च 2024 को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इंपॉर्टेंट। केला महोत्सव तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला महोत्सव। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव तो चंडीगढ़ में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव तो MP में होता है। चपचार मिजोरम का चपचार कूट महोत्सव और तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर का। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार और 2015 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट। पागलखाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला। व्यास सम्मान के बारे में 1991 में KK बिरला फाउंडेशन यह सम्मान देता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए योगदान दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में व्यास सम्मान के तहत 4 लाख का नगद और 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका दी जाती है। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें के लिए 2023 में 33वां व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई थी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर अदिति सेन को 2023 में घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। क्या है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार? तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उल्लेखनीय वैज्ञानिक कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में 70वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की सूची में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान सिनेमा के लिए, अभिनेत्री में राखी बनर्जी को श्रीमती चटर्जी बनाम नार्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अशोक सर्राफ को महाराष्ट्र सरकार
कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। किसको? अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट। भारती इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया गया और ये पहले भारतीय बन गए। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया। खेल से रिलेटेड तो आईसीसी के क्रिकेटर रिजवान जावेद को भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय गेंदबाज आर अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट इन्होंने ले लिया। पहला भारतीय। विश्व की सबसे ऊंची नहीं, ये पूछने का चांस है। विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील। मैराथन का आयोजन लद्दाख के पैंगोंग झील में पूछ सकता है। हाल में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ इसमें समग्र स्थान पर रहा। नामीबिया में 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोला लॉफ्टी ईटन द्वारा 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ दिया गया। नियुक्ति यानी तो हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी के नए महानिदेशक। हाल ही में देश के सबसे बुजुर्ग सांसद, लोकसभा सदस्य और डॉक्टर सरफुद्दीन रहमान बर्क का ये चल निकले यहाँ से। 94 वर्ष की उम्र में बर्क उत्तर प्रदेश के संभल का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका संबंध समाजवादी पार्टी यानी सपा से था। दोस्तों ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया फरवरी का आधा। अगले वीडियो में आएंगे आधे के साथ, फिर जनवरी और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक में लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।